वेलकम बैक बच्चों। हम अपना पुराना टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स। हम एनसीईआरटी से कर रहे थे और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 6.2 हमने शुरू किया हुआ था। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 4 था पेज नंबर 104 पर। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन। गिवन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इट इज गिवन टू यू दैट AB इज पैरेलल टू CD। हियर वी हैव द फिगर AB इज पैरेलल टू CD। ये आपको गिवन है। ये गिवन है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है जी, ये गिवन है। और क्या गिवन है? इट इज गिवन टू यू दैट एंगल APQ इज 50 डिग्री। यहां पर मैंने लिखा हुआ है APQ, एंगल APQ आपको दिया हुआ है कि इट इज 50 डिग्री। ओके, एंगल APQ 50 डिग्री है। और इसके अलावा और क्या गिवन है? इट इज गिवन टू यू दैट एंगल PRD इज 127 डिग्री। इसके अलावा क्या गिवन है कि ये जो PQR है ये x डिग्री है और फिगर में QPR जो है वो y डिग्री है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये फिगर पे दिया हुआ है इसलिए वो दिख रहा है कि ये ऐसा है, लेकिन ये बाकी चीजें आपके लिए मेंशन करना जरूरी है। ठीक है जी, यहां पर कुछ प्रूव नहीं करना है, तो मैंने आपको बताया था जब प्रूव नहीं करना हो तो हम लिखते हैं टू डिटरमाइन। ओके, या सिंपली लिखते हैं टू फाइंड। जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। टू डिटरमाइन तो निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है मैं आपको बताता हूं। और जब आप याद रखिए, जब आपने डिटरमाइन लिखा होता तो यहां पर सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है जी, यहां पर देखिए ये एंगल आपको बताया गया कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। सॉल्यूशन में AB जो है वो CD के पैरेलल है। ओके, AB जो है वो CD के पैरेलल है। अगर AB CD के पैरेलल है तो इसका मतलब है एंगल APQ इज इक्वल टू PQR, व्हिच मींस एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR। अब मैं एक बात बता दूं, यहां पर आपको रीजन भी देना होता है कि ये गिवन है और यहां APQ यानी कि ये एंगल और PQR इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। तो एंगल APQ इज इक्वल टू PQR। पर जरा देखिए, एक्चुअली APQ है क्या है? 50 डिग्री। तो एंगल PQR क्या है? x डिग्री। तो 50 डिग्री इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 50 डिग्री। आपके पास x की वैल्यू जो है वो आपने बड़े आराम से निकाल ली। अब हम बात करते हैं y की, कि y को हम किस तरह से निकालेंगे। तो y को निकालना भी कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। y को निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। y को निकालने के लिए मैं सिंपली आपको मैं बता दूं एंगल, क्योंकि AB जो है वो CD के पैरेलल है। अगेन इट इज गिवन। ओके, ये गिवन है कि AB CD के पैरेलल है, गिवन है आपको। और अगर AB CD के पैरेलल है तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना कि एंगल APR इज इक्वल, एंगल APR मींस दिस होल एंगल इज इक्वल टू एंगल PRD इज इक्वल टू एंगल PRD। एंड व्हाट वुड बी द रीजंस? एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है APR को अगर मैं देखूंगा तो आपको पता लगेगा कि APR जो है वो किसके बराबर है। व्हाट इज APR? APR इज APQ प्लस QPR। तो वो क्या बना? 50 प्लस Y। लेकिन PRD क्या है? इट इज 127 डिग्री। सो Y is equal to 127 minus 50. What does that mean? That means Y is equal to, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि Y जो है वो क्या है? 77 डिग्री। ओके, दिस इज Y। Y जो है वो 77 डिग्री है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था। यहां पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। ABCD के पैरेलल गिवन था, ये एंगल 50 डिग्री, ये एंगल 127 डिग्री। और आपको पता है कि ABCD के पैरेलल है तो इसका मतलब है ये और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, ऐसे ही यहां से आपने x की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही ABCD के पैरेलल है तो ये पूरा एंगल, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। ठीक है जी, तो सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है वो
हम इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, बल्कि इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर फिजिक्स का एक लॉ जो है वो इस्तेमाल में आता है। आपको याद होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, वो इसमें इस्तेमाल में आएगा। खैर, टेक्स्ट बुक में तो आपको इमेज दी गई है, इसकी फिगर दी गई है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कई बार टीचर जो है फिगर नहीं देते, तो फिगर आपको खुद बनाना होता है। तो मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन और फिगर हम खुद बनाएंगे। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. So we have two mirrors. We have a mirror PQ. We have another mirror RS. Okay? So we have two mirrors. हमारे पास दो मिरर्स हैं। एक मिरर है PQ और एक मिरर है RS। इसको मैं नाम दे देता हूं PQ, ओके, और इसको मैं नाम दे देता हूं RS। ये मिरर है, तो इसको आपको मैं बताऊं, एक तरफ शेड करना होता है आपको ये इस तरह से। ओके, PQ और RS जो है वो मिरर्स हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इट इज गिवन टू यू। ओके, सो एन इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at B. PQ मिरर को एक इंसिडेंट रे, सोर्स से एक लाइट आ रही है, रे आ रही है, और वो ऐसे स्ट्राइक कर रही है ऐसे, ठीक है। नाम है AB, ठीक है जी। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है मिरर पर, तो रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। और वो क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और इस तरह से जाती है और RS को स्ट्राइक करती है कहां पर, C पर, ठीक है जी। इस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है C के ऊपर। तो चलते हैं आगे, और फिर क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD। ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे CD। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। PQ and RS are two parallel mirrors placed parallel to each other। मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहां पर ये मिरर शिरर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप गिवन में डायरेक्टली लिख सकते हैं कि PQ is parallel to RS। PQ जो है वो RS के पैरेलल है, आप डायरेक्टली इसको मेंशन कर सकते हैं। और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि AB इंसिडेंट रे है, BC ये है, वो नथिंग रिक्वायर्ड। लेकिन लिखना क्या है फिर आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है दैट AB इज पैरेलल टू CD। ओके, टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है जी। और क्या चलना है, अगर ABCD के पैरेलल प्रूव करना है तो आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे B के ऊपर, ठीक है। ड्रॉ कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको X नाम दे देते हैं, BX परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, यहां लिखेंगे ड्रॉ BX परपेंडिकुलर टू PQ, और यहां पर लिख लेते हैं CY परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है जी। सो वी हैव PQ and we have to draw BX perpendicular to PQ. We have RS and we have to draw CY perpendicular to RS. तो यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में draw BX, यहां पर लिखेंगे draw BX perpendicular to PQ and CY perpendicular to RS। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इसको किस तरह से आप प्रूव करेंगे। तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करवाते वक्त मैं आपको एक चीज बताऊंगा, और वो आपने हमेशा याद रखनी है, आपने पढ़ा भी हुआ है ये। जब आपके पास दो लाइंस पैरेलल होते हैं ना, तो आप इसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जैसे ये परपेंडिकुलर है, जैसे ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जैसे ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जितनी मर्जी लाइनें आप बना लीजिए, ये सभी जो है, ये सभी रेज जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब अगर सपोज करो ये आपके पास AB है, ये CD है, ये EF है, ये GH है, तो AB is parallel to CD is parallel to EF parallel to GH, जितने मर्जी आप बना लीजिए, ये सभी एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, they are going to be parallel to each other। ये सभी एक दूसरे के पैरेलल होने वाले हैं। तो खैर अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, आपने देखा BX is perpendicular to PQ and
CY is perpendicular to what? RS. रीजन क्या देंगे आप? By construction. ठीक है? And PQ is parallel to RS. इसका क्या रीजन देंगे? इसका रीजन होगा गिवन. मैं रिपीट करता हूं. आपने लिखा BX is parallel to PQ. कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा CY perpendicular to RS. आपने लिखा BX perpendicular to PQ and CY perpendicular to RS. कंस्ट्रक्शन में लिखा था. और एक और चीज अभी आपने लिखी PQ is parallel to RS, क्योंकि ये आपको गिवन था. अब एक बात हमेशा याद रखनी है, जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं और उनके ऊपर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर्स आपस में क्या होते हैं? पैरेलल. तो हम यहां लिखेंगे which implies BX is parallel to CY. और रीजन क्या हो गया? Perpendiculars drawn on parallel lines are parallel to each other. ठीक है? Perpendiculars drawn on parallel line, perpendiculars drawn on parallel line are parallel to each other. तो इसका मतलब हो गया BX जो है वो CY के पैरेलल हो गया. BX CY के पैरेलल हो गया. ठीक है, अब चलते हैं, जरा देखते हैं. नाउ BX is parallel to CY and BC is the transversal. BX is parallel to CY, proved, and BC is the transversal. ये तो आपको दिख ही रहा है कि BC जो है वो ट्रांसवर्सल है. तो इसका क्या मतलब है? मैं इसको नाम देता हूं एंगल 1, इसको नाम देता हूं एंगल 2, which means एंगल 1 is equal to एंगल 2. रीजन क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देख लीजिए, BX CY के पैरेलल आपने प्रूव कर दिया तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, है ना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बात खत्म. अब देखो एक चीज, मैं इन दोनों पार्ट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2. क्या किया मैंने एक्चुअली इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड्स को. कोई फर्क नहीं पड़ना था, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है जी. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपको इसको इस स्टेप को ध्यान से समझना है. फिजिक्स में आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने स्टडी किया तो आपको पता होगा कि एंगल 3 जो है वो एंगल 1 के बराबर होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा. ठीक है जी, है ना? आपने रूल पढ़ा हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रूल है. यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. अब इस केस में इंसिडेंट रे ये है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा. तो एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है. ओके, इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को मैं एंगल ABC लिख सकूंगा और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को BCD लिख सकूंगा. इसलिए ये कंसेप्ट यहां पर यूज में आया. मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा. अब यहां पर आपने कहा 3 1 के बराबर है, यहां आप कह रहे हैं 2 4 के बराबर है. अगर 3 1 के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ एंगल पूरा ABC होगा, और अगर 2 4 के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ 2 पूरा BCD होगा. ये तो अंडरस्टूड है. चलते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 3 is equal to angle 1 and angle 2 is equal to angle 4. ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये ऐसे होगा, एंगल 3 is equal to angle 1 and angle 2 is equal to angle 4. इसका क्या मतलब है? which implies twice of angle 1 is angle ABC and twice of angle 2 is एंगल BCD. ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ABC एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू BCD. मैं एक काम करता हूं, इस पूरे को नंबर दे देता हूं 1. ओके, ये मैंने समझाने के लिए बॉक्स बनाया था, इसकी जरूरत नहीं है.
ओके, और इसको नंबर दे देता हूं 2 और इसको नंबर दे देता हूं 3. सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3. ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसको नंबर 1 दे दिया और इसको मैंने दे दिया नंबर 2 और इसको मैंने दे दिया क्या, नंबर 3. तो आप देख सकते हैं ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3. ओके, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, लुक एट इट. ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 2 के बराबर है. ट्वाइस एंगल 1 तो एबीसी है, ट्वाइस एंगल 2 तो बीसीडी है, और आप कह रहे हैं कि ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 2 के बराबर है. यहां पर बोला ना ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस 2 के बराबर है. तो ट्वाइस एंगल 1 अगर ट्वाइस 2 के बराबर है तो ट्वाइस एंगल 1 तो एबीसी है और ट्वाइस एंगल 2 तो बीसीडी है. तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी. ओके, आपने प्रूव किया कि एंगल एबीसी जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू एंगल बीसीडी. आपने प्रूव कर दिया, आपने प्रूव किया, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्वाइस एंगल 1 है एबीसी और ट्वाइस एंगल 2 है बीसीडी, और आपने कहा ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 2 के बराबर है. तो इसका मतलब है व्हिच मींस फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी. आपका एंगल एबीसी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बीसीडी के बराबर हो जाएगा. अब जरा नोटिस कीजिए, एबीसी ये पूरा एंगल, बीसीडी ये पूरा एंगल. ओके, एबीसी और बीसीडी एक्चुअली क्या बना रहे हैं. अगर आपने लिख दिया यहां पर, मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूं. अब देखिए, अगर आपने लिखा एबीसी इज इक्वल टू बीसीडी, जो आपने यहां पर लिखा, ओके, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एबीसी इज इक्वल टू बीसीडी. आपने कहा कि एबीसी बीसीडी के बराबर है, ये आपने लिखा ना कि एबीसी बीसीडी के बराबर. लेकिन एबीसी और बीसीडी एक्चुअली है क्या है, बट एबीसी बीसीडी आर अ पेयर ऑफ, उसकी जगह फॉर्म अ पेयर ऑफ भी लिख सकते हैं, फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, which means AB is parallel to CD. अब क्योंकि ये एंगल और ये एंगल alternate interior angles हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि AB जो है वो CD के बराबर होगा. क्योंकि जब भी alternate interior angles equal होते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होने के कारण क्या होता है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो जाएगा. सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. लेकिन मैं फिर भी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक बार फिर से आपको ये समझा रहा हूं. आप देखिए, ये इस बॉक्स को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, ठीक है. थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगेगा कि बड़ा, लेकिन इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी हम लेकर चलते हैं. जरा देखिए ध्यान से दोबारा से. आपको मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखाया, आपको गिवन था कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है और AB इंसिडेंट रे है, BC रिफ्लेक्टेड रे है और RS को स्ट्राइक कर रही है, तो इसलिए RS के लिए ये इंसिडेंट रे हो जाएगा और फिर ये स्ट्राइक करके वापस जाएगा रिफ्लेक्टेड रे बनके. तो देखिए जरा, इसको 3, इसको 1, इसको 2, इसको 4 नाम दे दिया. ओके, आप किसी तरह से नंबर दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है. तो चलते हैं, AB इंसिडेंट रे है, BC रिफ्लेक्टेड रे है, ओके, और RS के लिए BC इंसिडेंट रे है और CD रिफ्लेक्टेड रे है. आपको प्रूव करना है कि ये भी CD के पैरेलल है. तो कैसे प्रूव करना है, उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, BX PQ के परपेंडिकुलर, CY RS के परपेंडिकुलर, ये हमने कर दिया. अब क्या होगा, मैंने एक रूल आपको बताया, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. यानी कि BX अगर CY, BX परपेंडिकुलर है PQ पर और CY परपेंडिकुलर है RS पर और PQ पैरेलल है RS के, तो BX भी CY के पैरेलल होगा. ये हमने यहां पर किया, ये देखिए यहां पर, सॉरी, BX पैरेलल टू CY. अब BX पैरेलल टू CY है और BC ट्रांसवर्सल हो गया. अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा अगर मैं इसको, है ना, तो इसका क्या मतलब है. अब देखिए, BX पैरेलल है CY के, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर मैं ट्वाइस करूंगा इसका, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा. लेकिन एक्चुअली ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है ABC, और वो मैंने आपको करके दिखाया कैसे.
आपने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल 3 एंगल 1 के बराबर होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ऐसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। 3 1 के बराबर है, इसलिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 पूरा एबीसी है। 2 4 के बराबर है, इसलिए ट्वाइस ऑफ एंगल 2 पूरा बीसीडी है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एबीसी है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बीसीडी है। ओके, तो इसका मतलब है अगर ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के बराबर है तो एबीसी बीसीडी के बराबर होगा, जो हमने कर दिया। अगर एबीसी बीसीडी के बराबर है तो एक बात तो और भी है कि एबीसी ये वाला एंगल और बीसीडी ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है एबी जो है वो सीडी के पैरेलल होगा, और यही हमें प्रूव करना था और हमने बड़े आराम से इसको प्रूव कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्कूल में जब टीचर्स ये चैप्टर करवाते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं या एग्जाम में पेपर मतलब होता है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो है अक्सर आपको दिखाई दे जाएगा। पर इस क्वेश्चन के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, ये तो आपको इसका हमेशा मुझे लगता है कि जब फिगर्स कुछ क्वेश्चंस की नहीं दी होती है तो बच्चे जब खुद बनाते हैं तो वो उस क्वेश्चन को ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 8 है ये, और इन फिगर 6.38 द साइड्स AB and AC of triangle ABC are produced to E and D respectively। अब यहां पर तो फिगर दी हुई है, लेकिन अक्सर मैंने आपको बताया कि फिगर नहीं दी होती है, तो क्या है हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं। साइड्स AB and AC of triangle ABC are produced to E and D respectively। आपके पास एक ट्राइंगल है, नाम है इस ट्राइंगल का क्या, इस ट्राइंगल का नाम है ABC, ABC है ना, ये 3 वर्टिसेस है इस ट्राइंगल के, और AB को प्रोड्यूस किया गया है E तक, और इसके अलावा मैं रिपीट कर रहा हूं, साइड्स AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D respectively, और AC को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, D तक। ओके, और आपको एक और चीज दी गई है, और वो क्या है कि इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना ये EBC, इसका बाइसेक्टर, और ये एक्सटीरियर एंगल है BCD, इसका बाइसेक्टर, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट है क्या, O। तो मैं रिपीट कर देता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, साइड्स AB and AC of triangle ABC are produced to points E and D respectively if bisectors BO and CO of angle CBE and BCD respectively meet at point O, then prove that। prove क्या करना है, you have to prove that, what to prove, that angle BOC is equal to, angle BOC is equal to 90 degree minus half angle BAC। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है जी। लेकिन इससे पहले आपको गिवन भी लिखना होगा। मैंने गिवन आपको बताया, गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन में आप लिखेंगे गिवन अ ट्राइंगल ABC, AB is produced to E and AC is produced to D। okay, AB is produced to E and AC is produced to D, bisector of exterior angle CBE and bisector of exterior angle BCD intersect each other at O। ये गिवन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, गिवन अ ट्राइंगल ABC, AB and AC are produced to E and D respectively, bisector of exterior angle CBE and exterior angle BCD intersect each other at O। तो ये आपको ये गिवन है, और टू प्रूफ तो आपको पता लग ही गया होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू, मतलब दिस एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ BAC। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी सी उलझन होती है, वो आपको खुद ही जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही बात समझ आ जाएगी, ठीक है जी। तो मैं शुरू कर रहा हूं, आप देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके,
ये समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ बनाए थे। तो चलते हैं, अब मैं शुरू कर रहा हूं। अब देखिए, मैं इसको नंबर दे देता हूं से 1 और 2। ओके, मैंने इनको नंबर दे दिया एंगल 1 और एंगल 2। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज पता लगने वाली है यहां पर। वो क्या है वो देखते हैं। इन ट्राइंगल बीओसी, ध्यान से देखिए, ये वाला ट्राइंगल, ओके, ये मैंने शेड कर दिया आपके लिए ताकि आपको समझ आए। इन दिस ट्राइंगल बीओसी, ओके, क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इज 180 डिग्री। रीजन क्या है बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। सारे ट्राइंगल में क्या होता है, एक बात है कि उसके सारे एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये शेडेड ट्राइंगल हमने लिया है, ट्राइंगल बीओसी, ओके। तो एंगल 1, बीओ तो बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 को मैं हाफ ऑफ सीबी लिख सकता हूं, हाफ ऑफ सीबीई। एंगल 2 तो हाफ ऑफ बीसीडी लिखा जा सकता है, यानी कि सीओ बाइसेक्टर है बीसीडी का, तो एंगल 2 हो गया हाफ ऑफ एंगल बीसीडी, हाफ ऑफ एंगल बीसीडी। ठीक है जी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। और आगे देखिए, बीओसी का मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको ऐसे लिखूंगा, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं आपको फिर से बता दूं, बड़े ध्यान से समझने वाला, और इसको बड़े तरीकों से आप कर सकते हैं। कई लोग तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री से भी शुरू कर देते हैं, और वो भी हो जाता है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको इस तरह से समझना चाहिए, आप जिस पे मर्जी करें। अब देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर आप इसको नोटिस करें तो आपको पता लगेगा कि स्ट्रेट लाइन है AE, और इसके ऊपर दिस एंगल एंड दिस एंगल फॉर्म अ पेयर ऑफ, यू नो, आप इनको लीनियर पेयर बोल सकते हैं। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज लीनियर पेयर, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट एंगल ABC, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, मैं यहां पर डायरेक्ट यूज में लाऊंगा, लेकिन आप समझिए इसको कि ABC प्लस CBE जो है वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। व्हाई? लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ओके। लीनियर पेयर होने के कारण क्या होगा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं, अगर मैं इसका हाफ लूंगा, ये होगा हाफ ऑफ ABC प्लस हाफ ऑफ CBE इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, ओके। सो व्हाट इज दैट? हाफ ऑफ ABC, जरा नोटिस कीजिए, हाफ ऑफ ABC मैं ऐसे ही छोड़ सकता हूं, ठीक है। मैं इस हाफ ऑफ ABC को वहां लेकर जा रहा हूं, तो ये बच जाएगा यहां पर हाफ ऑफ CBE, हाफ ऑफ 180 डिग्री हो गया 90 डिग्री, और ये हाफ ऑफ ABC मैंने कहा मैं यहां ले रहा हूं, तो हाफ ऑफ ABC यहां पर इस तरह से आ जाएगा, ओके। तो यानी कि हाफ ऑफ CBE जो आपने यहां पर लिखा है, मैं सॉरी थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, आपको वैसे सिमेट्री में इसके नीचे ही लिखना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लिख सकूं, ओके। हाफ ऑफ CBE को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट इट 90 डिग्री माइनस half of ABC, okay. I'm going to write half of CBE 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ABC। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये मैंने आपको करके यहां पर दिखाया है, ओके। ठीक है जी, अब आप हाफ ऑफ BCD की बात कर लेते हैं, हाफ ऑफ BCD। तो जरा देखिए, हाफ ऑफ BCD उसको भी इसी तरह से आप करेंगे, मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूं। एंगल ACB प्लस एंगल BCD इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये देखिए, एंगल ACB प्लस BCD इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर। दोनों तरफ हाफ लेते हैं, जैसे यहां का हाफ लिया था, हाफ ऑफ ACB प्लस हाफ ऑफ BCD इज हाफ ऑफ 180 डिग्री, ओके। सो व्हाट इज दैट? अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अगला BCD है, मैं हाफ ऑफ BCD इधर रहने देता हूं और इसको उधर ले जाता हूं। ये हो गया 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ACB, ओके। तो यानी कि हाफ ऑफ BCD की जगह मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ACB प्लस BOC वैसे ही इक्वल टू 180 डिग्री, वैसे ही ये वैसे ही रहेगा।
ठीक है जी, मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। मैंने हाफ ऑफ सीबी की वैल्यू यहां पर निकाल के दिखाई, क्योंकि एबीसी सीबी का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर के कारण मैंने दोनों तरफ हाफ लिया। हाफ ऑफ एबीसी प्लस हाफ ऑफ सीबी हाफ ऑफ 180 डिग्री होगा, और हाफ ऑफ सीबी को इधर रखेंगे, उसको इधर ले जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस एबीसी होगा। ऐसे ही यहां पर हुआ। तो मैंने अब मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट्स। 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एबीसी प्लस 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एसीबी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से हो गया। मैं इरेज कर रहा हूं ये वाला पोर्शन, क्योंकि मुझे अभी बोर्ड की जरूरत है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलते हैं आगे। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं। 1 प्लस 2 प्लस बीओसी 180 डिग्री है, ये हमें पता है कि 1 प्लस 2 प्लस बीओसी ये 180 डिग्री होगा। तो 1 जो है ये हाफ ऑफ सीबीई है, 2 जो है हाफ ऑफ बीसीडी है, ये भी हमें पता है क्योंकि बीओ और सीओ बाइसेक्टर्स है। फिर मैंने क्या किया, आप देखिए हाफ ऑफ सीबीई को मैंने आपको निकाल कर दिखाया कि इट इज इक्वल 90 डिग्री माइनस हाफ एबीसी, मैंने यहां पर करके दिखाया था आपको। और 90 डिग्री माइनस हाफ एसीबी, 90 डिग्री माइनस हाफ एसीबी लिखेंगे हाफ बीसीडी की जगह, वो मैंने आपको यहां पर करके दिखाया था बीओसी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए ध्यान से। 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री। ठीक है जी, अब 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। मैं बाकी सबको उधर लेकर जा रहा हूं बीओसी को छोड़कर। प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एबीसी प्लस हाफ ऑफ ACB। देखिए क्या किया गया, मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। ये 90 प्लस ये 90 हो गया 180 डिग्री। ये था माइनस एबीसी, मैं वहां ले गया, प्लस एबीसी हो गया। ये था माइनस एसीबी, मैं वहां ले गया, प्लस एसीबी हो गया। और ये 180 डिग्री को मैंने वैसे ही रहने दिया। ओके, और बीओसी को भी यहीं पर रहने दिया। अब जरा देखिए, ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो पीछे क्या बचा, एंगल बीओसी इज इक्वल टू, इन दोनों में हाफ कॉमन, हाफ एबीसी प्लस एंगल एसीबी। ठीक है जी, हाफ एबीसी प्लस एसीबी। अब आपको पता है, अब इस ट्रायंगल को आप सिर्फ देखिएगा, सिर्फ इस ट्रायंगल को। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ABC plus angle ACB plus angle BAC is 180 degree. Okay, angle sum property of a triangle है ना, ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी जो है, इसके मुताबिक इन तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा। अब जरा नोटिस कीजिए, अब जरा आप नोटिस कीजिए मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं ABC और ACB को यहीं पर रखूंगा और BAC को वहां ले जाऊंगा। तो एंगल ABC प्लस ACB इज 180 डिग्री माइनस BAC। ओके, अब मैं क्या करूंगा, दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जरा देखिए, हाफ ऑफ एंगल एबीसी प्लस हाफ ऑफ एंगल एसीबी, मैं यहां पर कॉमनली मैंने ले लिया। एंगल एसीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। ये फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, फिर दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। तो देखिए, दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किया मैंने। हाफ एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी इज इक्वल टू हाफ 180 डिग्री माइनस एंगल बीएसी। ओके, ये इस तरह से। अब जरा नोटिस कीजिए, हाफ एबीसी प्लस एसीबी, ये भी तो यही है, हाफ एबीसी प्लस एसीबी। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं। ओके, वो क्या हो जाएगा, एंगल बीओसी इज इक्वल टू, तो चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। क्या है ये, हाफ एंगल एबीसी प्लस एसीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री इज 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बीएसी। ओके, लेकिन ये जो है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, हाफ एबीसी प्लस हाफ एसीबी, ये किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री माइनस
हाफ एंगल BAC, हैंस प्रूव्ड। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। 1 + 2 + BOC 180 डिग्री है। 1 जो है मैं उसको हाफ ऑफ CBE भी लिख सकता हूं, 2 को हाफ ऑफ BCD लिख सकता हूं, ओके, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, प्लस BOC = 180 डिग्री। अब हाफ ऑफ CBE मैंने आपको निकाल कर दिखाया कि हाफ ऑफ CBE जो है उसको आप 90 डिग्री माइनस हाफ ABC लिख सकते हैं, ओके। ऐसे ही इसको 90 डिग्री माइनस हाफ AC भी लिख सकते हैं। आपको ये करके दिखाना होता है, ठीक है जी। मैंने आपको याद होगा, मैंने यहां पर करके आपको दिखाया था, ओके। तो हाफ ऑफ CBE मैंने आपको निकाल के दिखाया कि 90 डिग्री माइनस हाफ ABC होता है। हाफ BCD मैंने आपको निकाल के दिखाया कि 90 डिग्री माइनस हाफ ACB होता है। ये BOC तो वैसे ही रहा, और फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये बन गया 180 डिग्री प्लस BOC, 180 डिग्री प्लस दिस, ओके। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों में हाफ कॉमन था, मैंने वो ले लिया, 180 काट दिया, तो BOC = हाफ ABC प्लस ACB होगा। फिर मैंने इसके बाद आपको ये पॉइंट करके दिखाया ट्राइंगल ABC में, मैंने आपको पूरा करके दिखाया कि हाफ ऑफ ABC प्लस ACB जो है 90 डिग्री माइनस हाफ BAC होता है। और इसीलिए मैंने क्या किया, इसकी जगह यानी कि इस पूरे की जगह मैंने ये आपको पुट करके बताया, तो हेंस प्रूव्ड। मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन के लिए बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से करिएगा, समझदारी के साथ। और वो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आपको याद होगा ये कैसे आया, हाफ CBE की जगह 90 डिग्री माइनस हाफ ABC कैसे आया, वो आपको मेंशन करना होता है। इसकी जगह आप लिख सकते हैं सिमिलरली हाफ BCD = दिस, ओके। लेकिन ये आपको करके दिखाना होगा। आप ये भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी जगह आप सिमिलरली लगाकर लिख सकते हैं, आपका बच सकता है टाइम। और ये स्टेप भी आपको मेंशन करना ही होगा। और जब ये स्टेप आप कर देंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एंगल BOC = हाफ ABC प्लस ACB की जगह 90 डिग्री माइनस। आप चाहे तो यहाँ पर 1 कर दें, इसको 2 लिख दें, मैं ऐसे करता हूं, इसको आप 1 लिख दें और इसको 1 लिख दें और इसको 2 लिख दें, ओके। और आगे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल BOC = दिस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का 6 क्वेश्चन। अगर बाकी क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको एंगल मेजरमेंट्स निकालनी है ज्यादातर में, लेकिन ये क्वेश्चन इन सबसे अलग है। और मैं आपको बता दूं, ये इस चैप्टर के वो जो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको मेंशन किए कि बड़े इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक है। और एग्जामिनेशन में अक्सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। पेज नंबर है 108, क्वेश्चन नंबर है 6, और यहां पर तो वैसे फिगर दी हुई है, लेकिन हम फिगर को खुद बनाएंगे, ठीक है। और वो कैसे है, देखिए, द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू S। आपके पास एक ट्राइंगल है, नाम है ट्राइंगल का PQR, ओके, एंड दिस साइड QR इज प्रोड्यूस्ड टू S। इसको S तक जो है वो प्रोड्यूस किया गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, the side QR of triangle PQR is produced to point S if bisectors of PQR का बाइसेक्टर, ये है PQR एंगल, इसका बाइसेक्टर हो गया ये, एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T, और PRS का बाइसेक्टर वो हो गया ये, और ये दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को T पर मिल रहे हैं, मतलब ये QT इसका बाइसेक्टर है, इस पूरे का बाइसेक्टर जो है, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर जो है, ओके। तो QT और RT एक दूसरे को T पर मिल रहे हैं, और ये QT क्या है, QT है एंगल PQR का बाइसेक्टर, और RT जो है वो एंगल PRS जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर है। तो कहता है प्रूव करो कि एंगल, तो प्रूव, आपको प्रूव करना है कि एंगल QTR इज इक्वल टू, देखिए QTR आपको दिख रहा होगा, इज इक्वल टू QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये है QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है जी। मैं रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आपको गिवन था PQR एक ट्राइंगल है, QR को एक्सटेंड किया S तक, PQR का बाइसेक्टर है QT और PRS का बाइसेक्टर है RT। और एक चीज क्या है कि आपको प्रूव करना है कि QTR जो है वो हाफ QPR के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, करने का तरीका बड़ा सिंपल है।
आप देखिए प्रूफ, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पहले आपको, लेकिन गिवन जरूर लिखना है इसमें, और वो आप खुद लिखेंगे। मैं बता देता हूं गिवन क्या होगा। अ ट्रायंगल PQR, साइड QR इज एक्सटेंडेड टू S, ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एक्सटीरियर एंगल PRS मीट ईच अदर एट T, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये है जी QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, ये आपको प्रूव करना है। तो अब मैं इसको शुरू करता हूं, देखिए किस तरह से शुरू कर रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल PRS, देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू, ये है एक्सटीरियर एंगल PRS, ये पूरा इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। ये क्यों ऐसा होगा, मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये आपको मैंने बताया था। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था अगर ये आपके पास ट्रायंगल है और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। तो यही रूल यहां पर लगेगा। PRS एक्सटीरियर एंगल है तो ये इट इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ओके, ये आपको मैंने लिख कर बताया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ PRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR प्लस हाफ ऑफ PQR। क्या किया जी हमने दोनों साइड्स को हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाफ ऑफ PRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR प्लस हाफ ऑफ PQR। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाफ ऑफ PRS, जरा देखिए हाफ ऑफ PRS क्या होगा। हाफ ऑफ PRS होगा दिस एंगल, ठीक है जी, क्या नाम है इसका, एंगल TRS, एंगल TRS। क्यों है ऐसा, क्योंकि आपको RT जो है बताया गया बाइसेक्टर है PRS का, तो हाफ ऑफ PRS की जगह मैं एंगल TRS भी लिख सकता हूं, ठीक है जी। चलते हैं, हाफ ऑफ QPR, इसको कुछ नहीं कर सकेंगे तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, हाफ ऑफ QPR, ओके, प्लस हाफ ऑफ PQR। हाफ ऑफ PQR मेरे ख्याल में ये वाला एंगल होगा, ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, TQR, ओके, एंगल TQR। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। लिखा था हाफ ऑफ PRS, ये है PRS पूरा एंगल, और हाफ ऑफ PRS हो गया TRS। फिर लिखा था हाफ ऑफ PQR, उसको कुछ नहीं कर सकते, तो हाफ ऑफ PQR अगर लिखा होगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है हाफ ऑफ PQR, क्योंकि QT जो है बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ PQR जो है वो आप लिखेंगे TQR। आप इसको एक और मैं बात बताऊं, आप इसको नंबर से भी बता सकते हैं कि नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं। ऑल्सो एक और चीज आप नोटिस कीजिए, अगर मैं ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल था ये कौन सा था, इन ट्राइंगल PQR, ये था ट्राइंगल PQR। अब मैं जो ट्राइंगल बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल TQR, ओके, पहले PQR लिया था, ये वाला पूरा PQR, अब मैं ले रहा हूं TQR, ये पूरा ट्राइंगल, ओके। अब सिर्फ ट्राइंगल देखिए TQR जो मैंने शेड किया है, उसमें TRS एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू एंगल QTR प्लस एंगल TQR। रीजन क्या, एक्सटीरियर एंगल वाला, ये सेम रीजन आपने लिखना है। क्या रीजन होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ओके, तो वही हमने यहां पर लिखना है। तो TRS इज इक्वल टू QTR प्लस TQR, ये तो हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये था नंबर 1 और ये क्या था, नंबर 2, हम इसको नंबर 2 दे देते हैं। ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2, ओके। तो TRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR प्लस TQR, TRS इज इक्वल टू QTR प्लस TQR, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। TRS की जगह QTR प्लस TQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR प्लस TQR, ठीक है जी, QTR। अब देखिए ये है TQR और ये भी TQR, कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR एंड दिस वाज, यही हमको निकालना था, QTR जो है हाफ ऑफ QPR के बराबर। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा सिर्फ 4 स्टेप्स हुए, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हुए। 5 स्टेप्स में ये आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, यहां पर PQR अगर आप लेंगे तो एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल दिस
प्लस पी क्यू आर के बराबर होगा। और अगर मैं टी क्यू आर लूंगा तो उसमें एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल क्यू डी आर प्लस एंगल दिस। ओके, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके मैंने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिर भी एक बात आपके लिए बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज हमने की थी ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.3। इसमें बाकी क्वेश्चंस में आप देखेंगे आपको वैल्यूज निकालनी है और वो बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ही समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेज नंबर 104 पे क्वेश्चन नंबर 6। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो पेज नंबर 97 पे है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हम कंसिडर करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बड़े अच्छे से टॉपिक समझ आया होगा। एनसीईआरटी से मैंने अभी खत्म किया है, जल्द ही मैं यही चैप्टर जो है वो आरडी से करवाने की कोशिश करूंगा। उसके कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो नहीं हम कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो आपको समझना जरूरी होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिनको ज़रूरत है, जिन स्टूडेंट्स को, उनको भी बताइए इस चैनल के बारे में और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। टेक केयर, बाय।